नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीएससी 2023 के लिए करंट अफेयर सीरीज का छठा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं और यह जो पेड ग्रुप है यह दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। नीति आयोग ने हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम जो रैंकिंग जारी की जाती है इसमें कुल 5 सामाजिक आर्थिक विषयों पर आधारित होती है। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि हाल ही में जो है नीति आयोग ने हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है यह वर्ष 2019 में नहीं शुरू किया गया था, बल्कि यह 2018 में शुरू किया गया था और पूरे देश में टोटल जो है 117 जो है आकांक्षी जिले वर्तमान में हैं। अगर प्रश्न यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 8 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें आपका चित्रकूट है, बलरामपुर है, बहराइच है, सोनभद्र है, श्रावस्ती है, चंदौली है, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर। टोटल 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिले हैं और देश में टोटल 117 जिले हैं। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह सही है। इस रैंकिंग में जो है कुल 5 सामाजिक आर्थिक विषयों पर आधारित होती है। इनमें आपका कृषि और जल संसाधन, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और 5वां आपका बुनियादी ढांचा। तो इस प्रकार जो है 1 और 3 इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो शुरू किया गया था उसका जो उद्देश्य है वह कम विकसित जिलों को जल्द और प्रभावी तरीके से विकसित करना इसका उद्देश्य है और इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। मतदाता यूनाइट, एक चुनाव एक मतदान, एक मतदाता एक भारत या मतदाता जंक्शन। तो यह जो चुनाव आयोग ने शुरू किया है वह मतदाता जंक्शन के नाम से शुरू किया है कार्यक्रम। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है और यह कुल 23 भाषाओं में जो है शुरू किया गया है और यह 15 मिनट का एक साप्ताहिक कार्यक्रम है और इसे आकाशवाणी की ओर से विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा मतदाता जंक्शन को, जिसे चुनाव आयोग ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इंडिया अर्बन कॉन्क्लेव 2022 के कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। राजकोट, नई दिल्ली, भोपाल या लखनऊ। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वह राजकोट में किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था और इसका जो कार्यक्रम जो किया गया था यह केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका जो आयोजन किया गया था राजकोट में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पूर्वोत्तर क्षेत्र या नीआर में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन की घोषणा की गई थी। यह 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। इसमें वर्ष 2022-23 से 2025-26 4 साल की अवधि में 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है पीएम डिवाइन के संदर्भ में सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है। जो पीएम डिवाइन योजना की जो घोषणा की गई है वह 2022-23 का जो बजट जारी किया गया था, जिसे निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया था, उसमें इसकी घोषणा की गई थी और यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को दूर करने के लिए जो है विकास अंतराल को दूर करने के लिए यह शुरू की गई है और यह 100% जो है केंद्र पोषित योजना है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। 2022-23 और से लेकर 2025-26 जो 4 साल की अवधि होगी, इसमें जो परिव्यय होगा इस योजना पर टोटल जो है 6600 करोड़ रुपये वह व्यय होगा इस पर। तो इस प्रकार जो है इसके जो तीसरे तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है।
और इसका जो उद्देश्य है वह यह नहीं यार कि मूलभूत सुविधाओं का विकास करना जो है वह पीएम डिवाइन योजना की यह उद्देश्य है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी एक एक जो स्टेटमेंट है वहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी जो स्टेटमेंट है वहाँ यहाँ पर जो है एक साथ लिया गया है। जल जीवन मिशन संदर्भ में जो है यहाँ पर 6 स्टेटमेंट दिया गया है। यह जो मिशन है वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव देश में पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। इस मिशन के लिए 2022-23 का जो बजट है उसमें कुल 60,000 करोड़ रुपये जो है आवंटित किया गया है। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। जल जीवन मिशन जो है वह वर्ष 2018 में नहीं बल्कि 2019 में शुरू किया गया था। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट वह सभी सही हैं। इसके तहत जो है 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। गोवा पहला हर घर प्रमाणित राज्य बना है और इसके साथ ही दादर और नगर हवेली और दमन और दीव देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है और बुरहानपुर जिला जो मध्य प्रदेश में स्थित है यह भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। और इसके साथ 2022-23 के बजट में इसके लिए इस योजना के लिए टोटल 60,000 करोड़ रुपये जो है आवंटित किया गया था। इस प्रकार जो है पहले को छोड़कर सभी जो स्टेटमेंट बस सही है। तो ये आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और जल जीवन मिशन जो है यह जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। जल शक्ति मंत्रालय की योजना है। ठंडी काफ़ी ज़्यादा इसलिए हाथ सही चल नहीं पा रहा है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी योजना की 38वीं बैठक के दौरान कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1975 में किया गया था। यहाँ पर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वो सही है। 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में बांग्लादेश और भारत ने मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक हुई और इसमें जो है कुशियारी नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। इसका जो पहला स्टेटमेंट गलत सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1975 में नहीं बल्कि 1972 में इसका गठन किया गया था। और एक फैक्ट आप लोग और जान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कुल 54 नदियाँ जो है वह साझा करती हैं। तो टोटल जो है 54 नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य बहती हैं। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक सही होगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मिशन जागृति किस संस्थान ने शुरू किया है? सेबी, नीति आयोग, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज? तो यह जो मिशन है यह रामकृष्ण मिशन ने शुरू किया है, मिशन जागृति। और इसे जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है इसे शुरू किया है, लॉन्च किया है। और यह स्कूली छात्रों के लिए यह मिशन है और यह 1 से लेकर 5वीं तक छात्रों को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई थी उसके अनुरूप इनका जो है समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है मिशन जागृति का। बात कर लेते हैं हम रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वर्ष 1997 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता के वेल्लोर में इसका मुख्यालय है रामकृष्ण मिशन का। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मातृभाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो यह जो रिपोर्ट है यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और इसके तहत जो है देश में कुल 576 भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण किया गया है और इसके विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसे हम लोग NIC के नाम से जानते हैं, इसके लिए यह एक वेब संग्रह जो है स्थापित करने की योजना बनाया है और मातृभाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट ये आपके गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 9500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो यह जो आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यह आपके तेलंगाना में रखी गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। तेलंगाना में भारत की जो है सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक आपकी रामागुंडम एक जगह है, वहाँ पर है, रामागुंडम है। और इसे जो है एनटीपीसी ने बनाया है, एनटीपीसी ने बनाया है। और यह है भारत के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है, और यह आपके तेलंगाना में है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए आप लोग जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। और इसे जो है एनटीपीसी ने बनाया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भौगोलिक संकेतक संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में बिहार की मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। इसकी वैधता 20 वर्ष तक होती है जीआई टैग की। यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है कि अभी हाल ही में जो है बिहार के मिथिला मखानों को जीआई टैग दिया गया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जिसे जीआई टैग दिया जाता है उसकी जो वैधता होती है वो 20 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष इसकी वैधता होती है। और इसका जो तीसरा स्टेटमेंट यह सही है कि यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम जो 1999 कहा उसके तहत यह प्रदान किया जाता है। तो इसका जो पहला और तीसरा जो है वह सही होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और भारत में जो है पहला जीआई टैग दिया गया था वह आपके दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, और इसे वर्ष 2004-05 में इसको दिया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। युवा 2.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? तो यह जो योजना है यह शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है युवा 2.0 को। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अब इसके तहत जो है 30 वर्ष से कम आयु के जो लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इसे जो है पहली बार मई 2021 में इसे लॉन्च किया गया था युवा को, और बाद में जो है 2.0 को लॉन्च किया गया था। आप लोग युवा के फुल फॉर्म जान लीजिए। युवा की जो फुल फॉर्म होती है यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल आथर्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल आथर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023, 2025, 2030 या 2027? तो इसे जो है सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वह वर्ष 2025 तक इसका लक्ष्य रखा है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का। पहले जो लक्ष्य रखा गया था वो वर्ष 2030 तक रखा गया था, लेकिन हाल ही में जो इसे चेंज कर दिया गया है, अब यह जो है आपका 2025 हो गया है। इसमें जो है गन्ने, गेहूँ, खाद्यान्न व कृषि अवशेषों जो है एथेनॉल निकाला जाता है, और यही एथेनॉल आपका पेट्रोल में मिलाया जाता है। और इसका जो 20% लक्ष्य आपका वह 2025 तक रखा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का 5वां संस्करण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया है। यह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी, और इसकी जो थीम रखी गई थी 2022 में वो महिला एवं स्वास्थ्य तथा बच्चा एवं शिक्षा इसकी थीम रखी गई थी। इसमें जो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट है सही है कि राष्ट्रीय पोषण माह जो आयोजित किया गया था वह 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था, और वर्ष 2022 में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। और यह योजना 2019 में नहीं प्रारंभ की गई थी। यह जो स्टेटमेंट गलत है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, और 2022 में जो इसकी थीम रखी गई थी महिला एवं स्वास्थ्य तथा बच्चा एवं शिक्षा इसकी थीम रखी गई थी। तो इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट वह सही है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और यह जो है गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की ज़रूरत को पूरा करना जो है राष्ट्रीय पोषण माह का जो है यह प्रमुख उद्देश्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 23वें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? मैसूर, नई दिल्ली, पुणे या भोपाल? तो यह जो बैठक आयोजित की गई थी यह भोपाल में आयोजित की गई थी। 13वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, और इसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसे 22 अगस्त 2022 को यह मीटिंग हुई थी। और इसमें जो है
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के जो सीएम जो है वो शामिल हुए थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में जो है अपस्पा किन राज्यों में लागू है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो अपस्पा जो कानून होता है यह सशस्त्र बलों को निरंकुश शक्ति देता है और इसे जो है भारत में पहली बार वर्ष 1958 में जो है लागू किया गया था। और वर्तमान में जो है यह नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जो है यह लागू किया गया है। इसमें जो है त्रिपुरा शामिल नहीं है। असम, नागालैंड और मणिपुर 1, 3, 4 और 1, 3, 4 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एसटी श्रेणी में कितने राज्यों की जनजातियों को शामिल करने की मंजूरी दी है? 8, 6, 4 या 5? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 5। केंद्रीय कैबिनेट ने जो है अनुसूचित जाति श्रेणी में 5 राज्यों की जनजातियों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इनमें आपका हट्टी जनजाति है। हट्टी जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में है। यही सब जनजाति जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है यूपीसीएस, जो चर्चा में रहती हैं। इसी प्रकार से नारिकोरावन व कुरीविक्करन जो तमिलनाडु की जनजाति है। बिंछिया आपके छत्तीसगढ़ की है। गोंड आपका यूपी की है और बेट्टा कुरबा ये आपके कर्नाटक की है। इसी प्रकार की जनजातियां जो चर्चा में रहती हैं वही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार जो है टोटल 5 राज्यों की जनजातियों को कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जो है शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र हरियाणा या अहमदाबाद गुजरात? तो इसका जो आयोजन किया गया था वह कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसे 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र हरियाणा में। विपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40वां है। वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था बना है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। विपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है वह 40वां है और यह जो रैंकिंग 2021 में जारी की गई थी उसमें जो भारत का स्थान था वो आपका 46वां स्थान भारत का था। और इस रैंकिंग में जो प्रथम स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है और तीसरे स्थान पर आपका स्वीडन है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 850 करोड़ रुपये आंकी गई है। महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 850 करोड़ रुपये है। यह मंदिर नर्मदा नदी किनारे स्थित है। यह दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट है सही है। महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के लिए जो लागत आंकी गई है वो आपकी 850 करोड़ रुपये जो है इसकी लागत रखी गई है। इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी किनारे स्थित नहीं बल्कि यह क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। और इसका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि यह दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में टोटल जो है कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। इनमें सभी के जो मुख है वो पूर्व दिशा में है और एकमात्र जो दक्षिण की ओर मुख वाला ज्योतिर्लिंग है वो आपका महाकालेश्वर मंदिर है और यह आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और यह पहला मंदिर नहीं है जिसका विकास किया जा रहा है। इससे पहले आपका काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में स्थित है
और उसके बाद जो है उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का जो है विकास किया जा रहा है, और यह इस श्रेणी का तीसरा मंदिर है जिसका विकास किया जा रहा है। तो इसका जो पहला और तीसरा जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ये आपका सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान या कोच्चि केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और यह जो मूर्ति है यह नाथ प्रभु कैंपेगौंडा की है, जिन्होंने बेंगलुरु को जो है स्थापित किया है। और यह जो मूर्ति है ये टोटल 108 मीटर की यह मूर्ति है, और यह कांस्य की मूर्ति बनाई गई है, और इसे जो बनाए हैं वो आपके राम सुतार जी हैं। राम सुतार जी ने इस मूर्ति को बनाया है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।